तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर हम लोग संडे मॉक सॉल्यूशन के साथ एक साथ मिलके हम लोग इस संडे मॉक को हर बार सॉल्व करते हैं। इस बार भी सॉल्व करेंगे। लास्ट मॉक आपने दिया होगा, जबकि अपकमिंग पेपर आपको पता है बहुत अच्छे से कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का अपकमिंग पेपर पाइपलाइन में चल रहा है। तो लास्ट टू लास्ट संडे आपने आईबीपीएस पीओ दिया था और अब इस संडे आपने लास्ट संडे आपने आईबीपीएस क्लर्क का 138 नंबर मॉक दिया होगा। 138 नंबर मॉक में सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट ड्यूरेशन के। देन आफ्टर रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। तो आप हमारे द्वारा जैसा कि हर बार वीडियो में देखते देखते पहचान गए होंगे कि अगर ये चेहरा दिख रहा है तो गणित ही सॉल्व करेगा, बाकी तो और पेपर सॉल्व कर नहीं पाएंगे मैं, और ना मुझे आता है, आपको भी अच्छे से पता है ना। तो चलिए मिलके करते हैं सॉल्व। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन आपको दिख रहा होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे पहले आपको दिए गए थे ये 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। बता दूं, मैं आपको बता भी रखा है इस बात को कि किसी भी क्लर्क के पेपर में हमेशा 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं क्लर्क में। वहीं जबकि पीओ के प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेशन, इसी सिंप्लीफिकेशन का ब्रॉड फॉर्म अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन मैं आपको कभी नहीं बताता। सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए एक ही अप्रोच है बेटा। जितनी अच्छे से टेबल याद होगी, स्क्वायर याद होंगे, क्यूब याद होंगे, आप उतनी फास्ट कैलकुलेशन से इसको कर सकते हैं। और जिस टाइप के सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रहे हैं एज इट इज मैंने आपको क्लास में करा भी रखा है, बता भी रखा है। तो इसको आपको ही करना है। ये मेरे लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊं। ये आगे बढ़ेंगे 15 के बाद तो 16 से लेकर 20 पर ये डीआई छपी है। मैं हर बार वीडियो में आपको एक बात समझाता हूं कि बेटा डीआई सुनने में लगता है टफ है, करने में होती है बहुत आसान। खासतौर से प्रीलिम्स वाली, मेंस वाली को नहीं कहूंगा मैं, बट प्रीलिम्स वाली तो इजी होती है। और उसमें भी अगर क्लर्क है तो बहुत इजी है। सबसे आसान अप्रोच ये होती है कि बड़े प्यार से आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। कह रहा है ये जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है इसको ध्यान से पढ़ लो। यहां तक तो यही लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि गिवन लाइन ग्राफ, जो नीचे आपको ग्राफ दिख रहा है इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट गेम फ्रॉम 2 डिफरेंट स्कूल। 2 अलग अलग डिफरेंट स्कूल हैं, उनके अलग अलग गेम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, जरा ग्राफ को समझते हैं हम लोग। तो ग्राफ में आप देख रहे होंगे बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े अच्छे डिजाइन के साथ हमारे महोदय ने बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से इसको दर्शा रखा है आपके सामने। कलरफुल तरीके से बड़ा शानदार दिख रहा है ये मुझे। तो इसमें हेरिटेज और कृष्णा 2 तरीके के कॉलेज हैं। और हर कॉलेज में आप देख पा रहे होंगे कि हर कॉलेज में ये गेम है, चेस, कैरम, टेबल, क्रिकेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। ये 6 गेम है, 2 कॉलेज है। नीले रंग से हेरिटेज को दर्शाया गया है, जबकि ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं कृष्णा। ये 2 कॉलेज और 2 कॉलेज में होने वाले ये 6 गेम और उन गेम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की ये संख्या दे रखी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर आपको दे रखा है, यहां लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। बस इतनी सी बात है। तो आइए जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन ने ये बताया, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग इन पार्ट ऑल गेम टुगेदर फ्रॉम कृष्णा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्णा, ये ऑल लेना है, ध्यान रहे। इसके साथ हमें रेशियो बनाना है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन ऑल गेम टुगेदर फ्रॉम हेरिटेज के टोटल, हेरिटेज के टोटल, इनके टोटल स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ रेशियो बना लेना है। बहुत ही आसान है। आइए मैं करके दिखाता हूं आपको जरा। देख, मैंने बताया था कि कृष्णा चाहिए, कृष्णा ग्रीन कलर से है और ये जितनी वैल्यू है ये सारे टोटल ही उठाने पड़ेंगे। तो सारे लिखने पड़ेंगे। हो जाएगा 30 + 60
65, ठीक, 70, 80 और 85, ये टोटल है आपके कृष्णा के। अब इनको जोड़ लें हम लोग, तो 5 5 5, ये कितना हो जाएगा 10, ठीक, एक कैरी 8 8 16, 16 और एक 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, 30 और 9 हो जाएगा 29, 390 टोटल हो रहे हैं कृष्णा की ऑल गेम टुगेदर, यानी सारे गेम को मिलाकर। दूसरा चाहिए हमें कौन सा, हेरिटेज। तो हेरिटेज का टोटल कर लीजिए आप। हेरिटेज में आप देख पा रहे होंगे कि 20, 40, 45, 50, 70 और 70, ठीक है भैया। 10 तो ये हो गए हमारे पास, 7 7 14, 15 5 20, 4 24, 4 28 और 2 हो गए 30, 300 हो गई ये टोटल। और इन दोनों का हमें बना लेना है रेशियो, तो 390 और 300 का रेशियो बना लीजिए। रेशियो बनाएंगे तो ये कट जाएगा 13 और ये हो जाएगा 10। बच्चों की तरह आसान होते हैं क्लर्क के पेपर। मैं आपको बता देना चाहूँ कि क्लर्क सवालों का खेल नहीं, घोड़े की दौड़ का खेल। जितना तेज, जितना कम समय में दौड़ेंगे, जितनी फास्ट कैलकुलेशन रखेंगे, उतनी जल्दी क्लर्क के प्रीलिम्स पास होंगे। बिकॉज क्लर्क is a totally based on calculation. This is a part of numerical ability, और numerical ability is a part of calculation, speed, accuracy, right? तो इस बात का ध्यान रख के हमेशा क्लर्क के मॉक को लगाएं। और मैं लगाता हूं इसमें 5 क्वेश्चन होंगे डीआई पर। पहले सवाल का जवाब 13-10 आया। दूसरे सवाल को देखिए, डीआई का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कृष्णा स्कूल टेकिंग पार्ट इन बास्केटबॉल। कृष्णा के बास्केटबॉल के साथ, कृष्णा के बास्केटबॉल को बताना है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ कृष्णा स्कूल टेकिंग पार्ट इन ऑल गेम टुगेदर। कृष्णा के ही ऑल लेना है, ऑल स्टूडेंट्स के साथ आपको ये बताना है कि ये इसका लगभग कितने प्रतिशत है, अप्रोक्सीमेटली जवाब बताना है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइए ग्राफ में देखते हैं जरा क्या क्या दे रखा है। ग्राफ में आपको चाहिए जनाब कृष्णा का बास्केटबॉल। कृष्णा देख रहे होगे, ये दिख रहा है ग्रीन कलर से, और बास्केटबॉल की बात करें तो 85 दिख रहा है, यानी 85 रखना होगा ऊपर, ठीक है। कृष्णा के टोटल, तो आपको याद होगा अभी हम लोग जोड़े थे, कृष्णा के टोटल कितना आया था, 390 आया था ना, पहले जोड़ा था हम लोगों ने, ठीक। नीचे रख दिया मैंने 390 और इनटू 100। अब आपको बताना है कि ये लगभग कितने प्रतिशत है, जवाब आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए। आओ मैं आपको सिखाता हूं कैलकुलेशन करने का तरीका जल्दी से। अब कुछ लोग तो बेटा इसको पूरा काटेंगे, समझना मेरी बात को, अप्रोक्स करना है, बट इसको कुछ लोग काटेंगे, जैसे 0 से 0 कट रहा है, फिर आप इसको काटने पीटने के चक्कर में पड़ेंगे, लेंदी होगा। जवाब कह रहा है अप्रोक्सीमेटली बताओ कितना होगा। मैं आपको बताऊं, देखो कैसे निकालते हैं। मैंने ये माना कि ये 85 नहीं बल्कि ये 90, लॉजिक पकड़ना आप मेरे लगाने का तरीका, और ये 390 नहीं बल्कि 400 है, सही। 400 ना ले लो, ऐसा लो कि कटे, आप ऐसे समझो 390 नहीं बल्कि मैंने कहा ये मान लो 360 है, ठीक। 85 को मैंने मान लिया कि 90 है, और 390 को मैंने कहा 360 है। अगर इंटू 100 करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि बड़े प्यार से 1/4, 1/4 यानी 25% जवाब आ रहा। लेकिन सर 25% तो तब आएगा जब ये 85 ना होकर बल्कि 90 हो, और ये 390 ना होकर 360। एक बात मुझे बताइए, किसी भी फ्रैक्शन का
ये बात आप बचपन से जानते होंगे कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आएगी। डिनोमिनेटर 360 नहीं है बल्कि 360 से ज्यादा है, 390 है। तो अगर 390 यहां रखूं मैं तो जो वैल्यू 25 आ रही है, जब ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये वैल्यू 25 ना आकर बल्कि 25 से कम आएगी। और 25 से कम अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट खोजें ऑप्शन में तो 19 दिया है, एग्जैक्ट 25 दिया है, हो नहीं सकता, 22, 17 और नन ऑफ दीज। तो 25 से कम में तो एक ही जवाब दिख रहा है 22%। 22%। तो क्यों ना हम 22% लगा के आगे निकल जाए, एग्जाम दे रहा हूं मैं। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? मैंने ये समझाया आपको कि ये एक फ्रैक्शन था 85/390। मैंने कहा कि चिकू भैया आप भी सीखना एक बार ध्यान से कि अगर 85 को 90 ले लिया जाए और 390 को 360 मान लिया जाए तो मुझे सीधा दिख रहा है कि सर 1/4 होने से ये 25% आएगा। सही, लेकिन 25% आने के लिए अगर मैं एक्चुअल वैल्यू यहां पुट करूं 390, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी आ रही है उससे अब कम आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं 360 की जगह पर 390 लूंगा तो जो 25 आ रहा है ये 25 ना आकर 25 से कम आएगा। और 25 से कम जवाब अपने ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है 22। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली आंसर, राइट अप्रोच। ये सीखना था। आगे बढ़ते, 18 आप लगा डालना, 19 भी लगा लेना, ये आप ही लोगों के लिए। 20 मैं बताऊंगा। मुझे बहुत मजा आता है एवरेज बताने में, मैं जरूर बताऊंगा। कई बार बता चुका हूं और एक बार फिर। पता नहीं आप लोग एवरेज की ये टेक्निक सीख पाए कि नहीं सीख पाए, अब ये तो आप ही जानते होंगे। एवरेज निकालने की टेक्निक कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हेरिटेज स्कूल टेकिंग पार्ट इन ऑल द गेम टुगेदर। हेरिटेज के ऑल गेम टुगेदर उठाना है। आओ देखो जरा, हेरिटेज ब्लू कलर से है और इसका एवरेज बनाना है 20, 40, 45, 50, ठीक, 70 और 75। अब इसका एवरेज बताना है। मैंने कई बार हर बार मैं ये बात आपको सिखाता हूं। एवरेज बनाना है, एक तो रास्ता ये है कि इन सबको आप ऐड कर दो और ऐड करके डिवाइडेड बाई 336 यानी 6 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। वो तो भैया बच्चा भी जानता है। आपने क्या सीखा, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब आपको यहां से यहां तक का एवरेज निकालना है ना तो आप जोड़ो मत। जितनी देर में इनको जोड़ोगे उससे कम में एवरेज आएगा। आप इसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू पकड़ो जो इन सारे नंबर के बीचों बीच में पड़ रही हो। अंदाज मैंने माना कि मेरा एवरेज 50, मैंने इसको एवरेज मान लिया कि ये मेरा 50, इसको मैंने एवरेज मान लिया। अगर इसको मैं एवरेज मानूं कि ये बीच में है तो हमने देखा कि सर इससे ये 5 कम है, -5 लिखो। इससे ये 10 कम है, -10 लिखो। और इससे ये कितना कम है, 30 कम है, -30। ठीक, अब देखो इधर, इससे ये 20 ज्यादा है, इससे ये 25 ज्यादा है ना। तो प्लस वाले एक साथ माइनस वाले एक साथ उठाओ, ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 45 होगा। देखना आप टेक्निक निकालने की, प्लस का 45 होगा। ये सारे मिलाकर कितने हो जाएंगे माइनस वाले, 30, 40, 45, ये हो जाएगा माइनस का 45। मेरे भाई प्लस का 45 और माइनस का 45 मिलाएंगे तो खेल खत्म, जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब क्या, जीरो होने का मतलब ये कि जो आपने एवरेज माना था 50 वही हो गया, 50 हो गया इसका एवरेज, काम खत्म। कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ा, ना ही किसी की भाग देनी पड़ी, एवरेज हो गया 50। समझे लॉजिक आप ऐसे। और ये अप्रोच पहली बार नहीं, मैं हर बार के डीआई में आने वाले एवरेज के सवालों को
इसी अप्रोच से मैंने हर बार आपको बताया है और ये सीखना पड़ेगा आपको। सीखेंगे, अच्छा लगेगा, समय बचेगा और जल्दी होंगे क्वेश्चंस, समझ रहे हैं? ठीक, तो ये थे आपके इस डीआई के 5 क्वेश्चन में से 3 मैंने लगा दिए। अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। 45 बच्चे हैं टोटल, जिसमें 40% लड़कियों की संख्या है। इसका मतलब 60% लड़कों की संख्या होगी और जरूरत पड़ने पर आप इसको यह भी कह सकते हैं कि सर गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 2:3 ये रेशियो हो जाएगा। द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स 64, ठीक, द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स 64 एंड बॉयज 60। गर्ल्स का एवरेज 64 है, एवरेज मार्क्स है 64 और बॉयज का कितना है 60। तो कह रहा है बताइए व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास। रास्ते बहुत हैं लगाने के, बट इस सवाल को लगाने की बेस्ट अप्रोच एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज एलिगेशन एक ऐसा मेथड है बेटा अर्थमेटिक का, मैं 1000 बार आपको ये बात समझा चुका हूं कि एलिगेशन वो मेथड होता है जिसमें लग गया उसको सिकोड़ के बिल्कुल दशहरी आम की तरह चूस के बना देता है, कुछ बचता नहीं उसमें, एकदम सिकोड़ देता है। बस वही बात है, लगाने आना चाहिए। इसको एलिगेशन से लगाएंगे कोई लोड नहीं। एलिगेशन के अलावा अगर आपने लगाया होगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, आपको ये सोल्यूशन देखने के बाद कि अरे यार हमने बेवकूफ़ी कर दी, अगर इसको एलिगेशन से लगाए होते तो बड़े आराम से निकल जाता। हमने पूरी क्लास का एवरेज मान लिया कितना x, अगर x मान लिया तो दिस इज c, इसको बोलते हैं हम लोग चीपर, इसको बोलते हैं डियरर और इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। तो d माइनस एम इधर लिखते हैं, 60 माइनस एक्स होता है, जबकि m माइनस सी यानी x माइनस 64 इधर होता है। आपको पता है इन दोनों का रेशियो ऑलरेडी गिवन है आपके पास गर्ल्स और बॉयज का, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, इसको बस सॉल्व कर लेना है। 60 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 64, x माइनस 64 इज इक्वल टू 2/3, इज इक्वल टू 2/3। गर्ल्स अपॉन बॉयज है और गर्ल्स अपॉन बॉयज कितना हो गया 3। बस इसको सॉल्व कर लो। 180 माइनस 3x 2x माइनस 4 दूनी 8 और 6 दूना 12, 128। इसको उधर भेजोगे तो होगा 5x और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भैया 8, ठीक है, ये इधर आके जुड़ जाएगा 8, 8 2 10 और ये हो जा रहा है 2 और 1 3, यानी x की वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो x की वैल्यू 308/5 करने से 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 1 5, दिस काम खत्म। आई बात समझ में? 61.6% इज अ राइट आंसर, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं। एलिगेशन से बड़े प्यार से 30-40 सेकंड में इसको खींचा जा सकता था, 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रेजेंट एज ऑफ रमन और अमन, रमन और अमन दो लोग हैं जीवन में हमारे, इनकी वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज का रेशियो 4:3। कह रहा है 15 ईयर हेंस, 15 वर्ष के बाद, यहां से 15 वर्ष के बाद इनका जो एवरेज है वो 9 और 7 है। तो आपको बताना है फाइंड द एज ऑफ अमन 3 ईयर हेंस, यानी 3 वर्ष के बाद अमन की उम्र। अगर वर्तमान उम्र पता चल जाए तो हम लगा सकते हैं। यहां देखो कैसे बताया था इसको, इससे अप्रोच से लगाते हैं। यहां डिफरेंस कितना है 5 और यहां डिफरेंस कितना है 4। अगर ये दोनों डिफरेंस अलग अलग आते हैं तो मैंने आपसे कह रखा है इस केस में बेटा टॉप और बॉटम का डिफरेंस ले लो, टॉप का 1 बॉटम का डिफरेंस 2। टॉप बॉटम का डिफरेंस लेने के बाद टॉप के डिफरेंस से बॉटम दोनों में मल्टीप्लाई और बॉटम के डिफरेंस से टॉप दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसा मैंने आपको सिखा रखा है।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो जवाब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8, 3 दूना 6, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 और 1 से करोगे तो ये 7, ये डिफरेंस कितना हुआ 1, यह भी डिफरेंस कितना हुआ 1, और जब दोनों डिफरेंस बराबर हुए तो यही वैल्यू हुई किसके बराबर, 15 ईयर के। एक यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर होने से अगर आपको चाहिए किसकी उम्र, अमन की, और अमन की अगर आप वर्तमान उम्र जानना चाहते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई ना करके बल्कि इस रेशियो में मल्टीप्लाई किया जाता है। अमन की जो प्रेजेंट एज होगी, अमन की जो प्रेजेंट एज होगी 15 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 3 वर्ष बाद बतानी है तो अमन की 3 वर्ष बाद की उम्र हो जाएगी 93 वर्ष। कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं, बड़े प्यार से 20 सेकंड में उड़ाने लायक सवाल। दोनों तरफ के डिफरेंस अगर अलग अलग आ जाते हैं तो टॉप बॉटम का डिफरेंस निकालकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगले स्टेप में डिफरेंस बराबर हो जाएगा और बराबर होने के बाद आप फटाक से वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी लेट नहीं होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा था, आइए एक बार देखते हैं हम सब लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10, 12, 15। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में और सी कर सकता है 15 दिन। एलसीएम हो जाएगा इनका 60। दिस इज टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑफ ए 6, एफिशिएंसी ऑफ बी 5, एफिशिएंसी ऑफ सी 4। ये इनकी एफिशिएंसी का आ गया डेटा। कह रहा है दे स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेटली, अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है, ए एंड बी वर्क ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन ए और बी काम करेंगे, एंड बी एंड सी ऑन सेकेंड डे। तो बताइए पूरा काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। सवाल कह रहा है पहले दिन ए और बी काम करेंगे, और अगर पहले दिन ए और बी काम करते हैं तो ए और बी मिलकर कितने कुल्हड़ फोड़ेंगे। एफिशिएंसी के हिसाब से 6 और 5 11 काम होगा पहले दिन, लेकिन कह रहा है जो अगला दिन होगा वो बी और सी का होगा। अगर ये बी और सी काम करते हैं तो अगला दिन 5 और 4 9 कुल्हड़ फोड़े जाएंगे। तीसरा दिन जो आएगा वो अगेन आ जाएगा किसका, ए और बी का। अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैंने आपको ये बता रखा है कि अल्टरनेट में जब पैटर्न रिपीट करता है तो वहीं से उसको रोक दो, उसको रोक दो। रोकने के बाद अब उसके बाद से लॉजिक लगा लो, उसके बाद से कॉन्सेप्ट का यूज कर लो कि सर मैंने ये देखा कि 2 दिन में, क्योंकि तीसरे दिन से पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो मैंने देखा सर कि 2 दिन में इस पैटर्न पे काम कराने पर 11 और 9 मिलाकर 20 काम हो रहे हैं। 20 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 20 तिहाई 60 होता है, यानी ऐसे 2-2 के 3 जोड़े बनेंगे, और 3 जोड़े बनने का मतलब दिन बीत जाएगा कितना, 6 दिन लगेंगे। तो टोटल 60 वर्क इज कंप्लीटेड। पूरा काम जो 60 दिख रहा है वो बड़े प्यार से कंप्लीट हो जाएगा 6 दिन, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देख, 24 नंबर क्वेश्चन देख। कह रहा है आपसे कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 4:1, एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, ठीक। सम वाटर इज एडेड टू द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इक्वल। कह रहा है मतलब कुछ पानी मिलाया जाता है, तो पानी हमेशा पानी में मिलाते हैं। पानी जब पानी में, कह रहा है कुछ पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने के बाद, पानी तो पानी में मिलाएंगे, और कितना पानी मिलाए हैं, मैंने माना कि x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। कह रहा है जब तुम पानी मिला दोगे तो मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने का मतलब 1:1 हो जाना। किसी 2 चीज का इक्वल होने का मतलब 1:1 का कॉन्सेप्ट कहलाता है बेटा। तो मिल्क और वाटर इक्वल हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, जो आपने पानी को ऐड किया है उसकी क्वांटिटी इन परसेंट इन फाइनल मिक्सचर। वाटर की मात्रा फाइनल मिक्सचर में, जो आपने वाटर की मात्रा ऐड की है वो फाइनल मिक्सचर में जो वाटर ऐड किया है वो कितने प्रतिशत है, आपको ये तैयार करना है। आइए मैं आपको समझाऊं। देखो, जब भी वाटर आप ऐड कर रहे हो तो मिल्क का रेशियो नहीं बदलना चाहिए,
मिल का रेशियो ना बदलने का मतलब इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए 1 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई। 1 से करोगे तो ये 4 और 1 होगा, और 4 से करोगे तो ये 4 और 4 होगा। अब जरा लॉजिक समझना। आपसे को बताना है कि आपने कितना पानी ऐड किया। पानी हमने ऐड किया है 1 से 4 हो रहा है, यानी 3 यूनिट पानी ऐड किया। ठीक है, 3 यूनिट की जो भी वैल्यू होगी वही मैंने ऐड किया है। ये 3 यूनिट पानी ऐड किया है। फाइनल मिक्सचर में बताना है। फाइनल मिक्सचर 4 यूनिट और 4 यूनिट मिलाकर कितना होगा, 8 यूनिट का। 8 यूनिट में के मिक्सचर में 3 यूनिट मैंने पानी डाला है, तब जाके वो 8 यूनिट हुआ है। और 3/8 कोरिया का भी बच्चा बता देगा कि दिस इज 37.5%। यानी जो पानी मिलाया गया है उसकी फाइनल मिक्सचर में प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 37.5%। राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर एंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, और 2 साल का ही कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, इन दोनों का जो रेशियो है ये 40 और 1। तो आपको बताना है फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आप जरा मेरी बात को समझिए। देखो ये है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर 20। दूसरी बात, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, जिसमें से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 40, है ना। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 40। तो मैं पूछूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 40 और 1 मिलाकर 41 यूनिट आप बोलोगे। ठीक है, 41 यूनिट बोलोगे। यानी जहां एसआई बन रही है 2 साल में 40, वहीं सीआई बनेगी कितनी, 41। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप सब लोगों को पता है कि फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं। ये 2 साल की सीआई है, ठीक, ये 2 साल की सीआई है, और ये 2 साल की एसआई है 40 यूनिट, जिसमें से 20 यूनिट पहले साल की है। तो अगर 2 साल की सीआई 41 यूनिट हो रही है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं पहले साल में 20 ही होगी, क्योंकि पहले साल की एसआई अगर 20 है तो सीआई भी 20 होगी, उसके नीचे भी 20 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। ये जाके 41 का एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, ये 41 होगी सीआई। ठीक, अब जरा देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आप जरा देखो कि 20 पर 1 आ रहा है इंटरेस्ट, तो कितने परसेंट होगा, 1 20 का कितने परसेंट होगा, 1 20 का 5% होगा, बात खत्म, दैट्स इट। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वही क्लास के कॉन्सेप्ट मैं बार बार कहता हूं, बेटा क्लास की कॉपी, क्लास के नोट्स, क्लास अगर वे दिमाग में नहीं है फिर मुश्किल है इन बातों को समझ पाना, मुश्किल है। क्योंकि यहां मॉक सॉल्व हो रहा है, आपकी मदद की जा रही है, कनेक्ट कराने की कोशिश। और कनेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब पिछला बैकग्राउंड क्लियर होगा, यानी फाउंडेशन आपका क्लियर हो, राइट, टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं 25 के बाद 26 से लेकर 30 तक नंबर सीरीज है। ये नंबर सीरीज आपको रीजनिंग के साथ हर बार आपको दे दी जाती है हैंड रिटन सोल्यूशन में। इसके पैटर्न आप वहां से निकालकर लिख लिया करें कॉपी में, वही पैटर्न बार बार रिपीट होकर आते हैं। आगे देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन, 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। इफ ए एंड बी invested their capital in business 24 and 8 months respectively,
एंड द रेशियो ऑफ द देयर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 21/16, इनिशियल कैपिटल ऑफ ए बताना है, इफ बी इन्वेस्टेड 32,000, ए ने कितना पैसा लगाया ये बताना है। मैंने माना ए ने x रुपए कैपिटल लगाया, बी ने लगाया 32, ठीक है। ए का टाइम पीरियड दे रखा है 24 और बी का टाइम पीरियड दे रखा है कितना, 8 दे रखा है, और इनके प्रॉफिट का रेशियो भी आपके पास अवेलेबल है। तो कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ये सब आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं इस बात को, ठीक है। ए का प्रॉफिट ए के सामने रख दो 21, बी का प्रॉफिट बी के सामने रख दो 16, बस इसको सॉल्व कर लिया जाए, जवाब अपने पास बड़े प्यार से आ जाएगा। 8 चौके 32, 8 तरीके 24, 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है और 4 चौके 16 होता है। ये 4 से ये 4 कटने पर 1000 यहाँ बच जाएगा, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, 7 दूनी 14 और 1000 मिलाकर 14, ठीक। प्यारा सा सवाल, बड़े आराम से क्लियर। 14,000 राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन x एंड y 3:2। x और y दो ट्रेन है और इनकी स्पीड का रेशियो 3:2, स्पीड का रेशियो 3:2 है। दे स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। ए और बी के लिए दोनों चलती हैं, सेम टाइम पे चलती हैं। y took 36 hours to reach A from B। देख ये A है और ये B। कह रहा है आपसे कि जो Y ट्रेन है, ये Y ट्रेन को 36 घंटे लगते हैं A से B तक जाने में। A से B तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में 36 घंटे का समय लगता है Y को, ठीक। कह रहा है बताइए कितना समय लगेगा X को B से A आने में। ये y इधर जा रही है और आपको बताना है ये कितना समय लेगी x को b से a आने में। आपने एक चीज गौर किया, मैंने तो किया, आपका पता नहीं, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक जा रही है a से b, दूसरी आ रही है b से a, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है रमजान, तो क्या बताया था मैंने कि मेरे भाई अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। अगर स्पीड 3 और 2 है तो टाइम 2 और 3 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, समझ गए। अब अगर टाइम 2 और 3 होगा तो y को जाने में 36 घंटे लग रहे हैं, यानी 3 यूनिट की वैल्यू है 36 घंटे। 3 यूनिट अगर 36 घंटे है तो 1 यूनिट 12 होगा, यानी 2 यूनिट इनको लगेगा समय, और 2 यूनिट के हिसाब से इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब 24 घंटे, राइट आंसर 24 आवर्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस मॉक को सॉल्व करने के माध्यम से यही तो सिखाना चाहता हूं कि आपने संडे क्या किया, ये बैठकर मंडे गौर से देखिए। अगर आपने यही किया था तो बहुत सही जा रहा है, और अगर ये नहीं किया था तो करना यही है, और कुछ करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मानो इस बात को, लगने को सवाल लग जाएगा, बट समय नहीं है, और समय नहीं है तो फिर कैसे होगा, इस तरीके से। ठीक है बात मेरी, आगे बढ़। 32 के बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 20 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम लोग रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालें, ठीक है,
रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालें तो क्या होता है, 2l + b होता है। अब कुछ पता है आपको, लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 12, कितना हो जाएगा ये 32 दूना 64। दिस इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है ये जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एरिया, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर की वैल्यू 64, अगर ए स्क्वायर 64 है तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। कह रहा व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर मुझे लगता है कोई भी बता सकता है, 4 इंटू साइड, ठीक, 32, 32, बिल्कुल सही। क्लियर, आगे बस समझ में आओ। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 नंबर क्वेश्चन। The cost price of an article is rupees 450. Mark price of an article is approximate 33.33%. CP दे रखा है 450। कह रहा है अगर आप इससे MRP तक जाना चाहते हैं तो 33.33% बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए, आप MRP पहुंच जाएंगे। और MRP पे पहुंचने के बाद दो डिस्काउंट, नहीं माफ करिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, इफ देयर इज अ डिस्काउंट गिवन एन आर्टिकल 5% का डिस्काउंट बता दिया जाए तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द आर्टिकल, प्रॉफिट परसेंट क्या हो। समझ रहे हैं मेरी बात। अब जरा देखिए, आप अगर इस 450 एग्जाम अप्रोच सीखो, आप अगर इस 450 के चक्कर में पड़ेंगे, सवाल तो लगेगा क्वेश्चन 100%, बट टाइम लेगा। देखो मैं कैसे लगा, मुझे पता है कि सीपी से एमआरपी 33.33% को बढ़ाने पे बन रही है, और 33.33% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि सीपी अगर 3 होगी तो एमआरपी, ठीक, 1/3 4 होगी। डिस्काउंट देना है 5%, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, 20 की एमआरपी वाला सामान की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, एक कम करके 19 होगी, राइट। बस इतना करना था, 450 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं था। जो कॉमन फंसा उसको बराबर कर लो, 5 से 15, 20 और 19, ठीक। आपको सिर्फ ये बताना है प्रॉफिट परसेंट, बड़े प्यार से दिख रहा है, 15 यूनिट सीपी है, 19 यूनिट अगर एसपी है तो 4 यूनिट का प्रॉफिट। 4/15 × 100 आपको करना है, 1/15 × 100 क्या होता है 6.66%, ये होता है 1/15। आपको चाहिए 4/15, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24, 24 और 2 हो जाएगा 26, 24 और 2 हो जाएगा 26, 26.64%। पूरा हम लोगों ने निकाल लिया, ऑप्शन डी 26.6% जो ऑप्शन डी है वो मैच कर जाएगा। इस 450 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं था, पढ़ते फालतू की वो जाके कैलकुलेशन आपको करा देता, बस ऐसे लगाना था, और ऐसे मैंने आपको कॉपी में क्वेश्चंस करा रखे। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। नाव, जीवन में नाव होनी बहुत जरूरी है, कुछ तो होना चाहिए जिंदगी में, बहुत ही बढ़िया। देखो आई, इफ अ बोट गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम 84 मिनट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अच्छा मुझे बताइए, एक नाव जो है वो अप स्ट्रीम में 14 किलोमीटर की दूरी, 14 किलोमीटर की दूरी अगर वो 84 मिनट में तय कर रही है, 84 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 84 को कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो किलोमीटर पर आवर ये बन जाएगा 12×5 = 60, 12×7 = 84, 7 दूना 14। यानी आप कह सकते हैं कि बोट की अप स्ट्रीम की स्पीड
10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम स्पीड। करंट की स्पीड बोट की कितनी है? करंट की स्पीड दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है बताओ स्टिल वाटर स्पीड कितनी होगी। मुझे बताइए कि अप स्ट्रीम स्पीड कैसे बनती है। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग स्टिल वाटर स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस करते हैं तो अप स्ट्रीम की स्पीड बनती है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए, फट से आंसर निकालना है। मैं आपको समझा दे रहा हूं जरूर, बट ये लिखना उखना नहीं होता एग्जाम में, फटाफट खींचना होता है। अप स्ट्रीम स्पीड आपने कहा सर 10 है, मैंने कहा करंट ले लो मुझसे 6 और तो स्टिल वाटर बता दो। अब आपने कहा सर इस बार तो हम ही सिकंदर होंगे। 16 किलोमीटर पर 16 किलोमीटर इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब बढ़िया झन्नाटेदार। दैट क्लियर। तो ये थे 35 क्वेश्चंस के एनालिसिस। आगे आप देख रहे होंगे देवांश विश्वकर्मा जी, SBI PO सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये टोटल एनालिसिस थे। एक चीज और मैंने आपके लिए ऐड कर दी, आपको देखकर भी अच्छा लगेगा। जब आप संडे का मॉक देते हैं और आप एक अच्छे क्राउड के बीच, अच्छी भीड़ के बीच आप अपने आप को एक अच्छी जगह पर पाते हैं तो हमारी तरफ से आपको ये मोटिवेशन दिया जाता है, आपको A1 बैंकिंग क्लासेस की तरफ से सिकंदर बनाया जाता है, क्योंकि सिकंदर ही हुआ जो कुछ ऐसा कर पाएगा। तो लास्ट IBPS PO का जो मॉक हुआ था 137 नंबर मॉक के ये सिकंदर, जिनमें हाईएस्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन कह सकते हैं दिव्यांशी जैन, शी इज आल्सो सेलेक्टेड इन SBI क्लर्क। दूसरे पावदान पे आपको दिख रहे होंगे अमित शर्मा जी, जो बिल्कुल निरंतर प्रयास में जारी हैं और इस बार धमाका इन्हीं का होना है। और इनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइक पे है आकाश मिश्रा जी, पोजीशन नंबर 3। तो नॉन स्ट्राइक और स्ट्राइक ये संभाल रखे हैं, सामने से खिलाड़ी दिव्यांशी। तो सारे टीम फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बताए जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप इस पोजीशन तक आते हैं भीड़ में निकलकर। तो ये मॉक एनालिसिस था, आप इसको रिवाइज करेंगे। मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में अगले मॉक सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम पढ़ते रहें, लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।